10वीं के सभी छात्रों का एक बार फिर राजहंस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कृतिका भाग 2 के पाठ 3 को लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें लेखक परिचय, पाठ परिचय और पाठ भावार्थ के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं लेखक के विषय में। इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती मधु कांकरिया। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में एमए किया। उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: पत्ताखोर, ये उपन्यास है, नॉवल है; सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, ये सारे कहानी संग्रह हैं, यानी इसमें इनकी कहानियों का कलेक्शन है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, जैसा कि आप साना साना हाथ जोड़ी में पढ़ेंगे। यात्रा वृत्तांत होते हैं कहीं घूमने जाएं और वहाँ का वर्णन लिखें। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। यहाँ पे नए विचार और नई संवेदनाएं, नई अनुभूतियाँ दिखाई देती हैं। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय हैं। तो इन्होंने किस पे ध्यान दिया है? समाज में जो कई ज्वलंत समस्याएं हैं, जलती हुई समस्याएं, यानी ऐसी समस्याएं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। अपसंस्कृति का मतलब संस्कृति का धीरे धीरे अपकर्ष होना, नीचे गिरना, पतन होना। महानगर का घुटन और असुरक्षा का वातावरण है। यहाँ पर आदमी घुटा घुटा सा रहता है, खुलकर अपने व्यक्तित्व को बयान नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। साथ ही एक इनसिक्योरिटी की भावना है और युवाओं में नशे की आदत बढ़ रही है। लाल बत्ती इलाके का मतलब है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन या व्यभिचार होता है। ऐसे इलाकों पर इन्होंने विचार किया है और इनके विषय में लिखा है। आइए पाठ परिचय के माध्यम से जाने पाठ के विषय में। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। महानगर, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उनमें भाव शून्य हो गया है आदमी। भाव शून्य का मतलब उसमें सेंटिमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। भागम भाग उसके जीवन में आ गई है। यंत्रवत यानी मशीन की तरह से वो काम करने लगा है। इन सब से ऊब कर, क्योंकि ये खुद भी महानगर में रहती हैं, इसलिए मधु कांकरिया दूर दूर की यात्राएं करती हैं और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया। शब्दबद्ध का मतलब शब्दों में बांधा है, लिखा है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न भारत, उसके सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक में उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। गंगटोक गई और उसके आगे जो हिमालय की रेंजेस हैं उस तरफ भी गई। यात्रा करते करते हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं। यात्रा वृत्तांत लिखना या लेखन का एक बहुत बड़ा गुण ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें ऐसा लगे कि हमारे सामने उसकी चित्र हैं। तो हिमालय का अनंत सौंदर्य, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा सौंदर्य है हिमालय का, और उसका ऐसा अनोखा और काव्यात्मक, काव्य से भरा हुआ वर्णन किया है उन्होंने। ऐसा लगता है जैसे कि प्रोज के अंदर वो पोइट्री लिख रही हैं। और हिमालय का सौंदर्य कैसा है? पल पल परिवर्तित, हर पल नया सौंदर्य दिखाई देता है, पल पल बदलता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही आंखों से देख रहे हैं। मधु जी नहीं बल्कि हम ही देख रहे हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। यायावर का मतलब होता है घूमने वाला। तो महिला यायावरी यानी एक स्त्री जो घूम रही है जगह जगह, उसकी खासियत भी हमें इस यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। केवल ऐसा नहीं है कि वो हिमालय का सौंदर्य ही देखने गई हैं, एक टूरिस्ट के रूप में ही गई हैं, एक इंसान के रूप में वो देखती हैं कि वहाँ का जीवन कितना कष्टकर है, वहाँ पर कितनी गरीबी है, लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनके जीवन में कितने अभाव हैं। तो उनको भी रेखांकित करती हैं, यानी अंडरलाइन करती हैं यात्रा वृत्तांत में। साथ ही साथ वहाँ के जनजीवन के विषय में भी हमें जानने को मिलता है। साथ ही ये बताना भी नहीं भूलते कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
जिन रास्तों पर हम टूरिस्ट की तरह से सैर सपाटे करने के लिए जाते हैं, उन रास्तों को कितनी मुश्किल से बनाया जाता है, ये एहसास वो हमें कराती हैं। इन रास्तों का निर्माण कराने में यहाँ के लोग कितने ही लोग मर जाते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। एक तरफ हिमालय का सौंदर्य है तो दूसरी तरफ जीवन की पीड़ा नजर आती है, और इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं। अकेलापन है उनके जीवन में या हमारे सबके जीवन में, हम कहीं ना कहीं सब अकेले हैं, इसका एहसास हमें वहाँ पर होता है। और करुणा या दया का भाव जो मनुष्य के दुख और कष्ट को देखकर जागता है, वो उनमें दिखाई देता है। सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। हमें पता चलता है कि सृष्टि समग्र रूप से कितनी व्यापक है, कितनी विराट है, और हमारा खुद का व्यक्तित्व या हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस कितना छोटा सा है, कितना नगण्य सा है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इसमें मनोरंजन भी दिखाई देता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, और नए नए स्थल जिन्हें हम आज तक नहीं जानते उनके विषय में भी जानकारी मिलती है। और भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, यानी हम भाषा के विषय में वहाँ की जानते हैं, वहाँ की कल्चर के बारे में जानते हैं। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है। स्व की संकीर्णता यानी हम केवल अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचते हैं। साना साना हाथ जोड़े, आइए अब इस पाठ को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, इनकी लेखन शैली के विषय में आप खुद ही समझ पाएंगे कि अभी हमने जो पाठ परिचय में पढ़ा वो कितना सच और कितना सार्थक है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। ये एक वैली का वर्णन है, गंगटोक की वैली का वर्णन है। जब आप भी कभी पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रात के समय जो घाटी होती है उसमें सारा शहर जब जगमगाता है, उसकी बिजली चमकती है, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे तारे चमक रहे हों। तो लेखिका ने कल्पना की, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान उलट गया और नीचे आ गया धरती पर और सारे तारे उसके बिखर गए हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। दूर ढलान जो थी, जो वैली की ढलान थी, वैली की निचाई थी, वहाँ पर तराई में, वैली में सितारों के गुच्छे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ गुच्छे में बहुत सारे स्टार्स हों, क्योंकि लाइट्स जगमगा रही हैं और उनकी एक झालर सी दिखाई देती है। झालर का मतलब होता है कि एक लड़ी सी दिखाई देती है। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इन्होंने बताया कि जिसकी कल्पना मैं कर रही हूँ वो असल में गंगटोक शहर है। अब गंगटोक शहर के बारे में बता रहे हैं। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। इन्होंने गंगटोक शहर की विशेषता बताई है कि ये इतिहास यानी हिस्ट्री और वर्तमान यानी प्रेजेंट के मध्य, अतीत और वर्तमान के मध्य खड़ा हुआ एक शहर है, क्योंकि इसका अपना एक बहुत महान बड़ा इतिहास है और वर्तमान भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग मेहनतकश हैं, मेहनती लोग हैं। मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा क्योंकि यहाँ का हर आदमी मेहनती है। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी बेहद मेहनत होती है, तब कहीं जाकर किसी शहर इत्यादि की स्थापना हो सकती है। वहाँ का जनजीवन बहुत ही कठिन होता है, और एक ऐसे शहर को इन्होंने देखा जहाँ की हर समय सुंदर है, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कैसा लग रहा था? जैसे मुझ पर जादू कर दिया है। सम्मोहन का मतलब होता है जादू। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित सा था। इतना जादू कर दिया था उस जगह ने, इतनी सुंदर वो जगह लग रही थी कि मेरा सब कुछ स्थगित हो गया। स्थगित का मतलब है पीछे धकेल देना। मैं सब कुछ भूल चुकी थी अपने जीवन में। मेरे क्या दायित्व है, मैं कौन से परिवार से जुड़ी हूँ, मेरे कौन कौन से परिवार के सदस्य हैं, मुझे कौन कौन से काम करने हैं, ये सब बातें जो हमेशा दिमाग में घूमती रहती हैं वो स्थगित कर दी लेखिका ने, उनके दिमाग से निकल गई। अर्थहीन था मेरा जो सब कुछ था, वो अर्थहीन था। मुझे लगता था जैसे कुछ भी मेरे अंदर नहीं रहा। मैं अपने को भूल गई थी उसको याद करने के कारण। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास क्या क्या चीज़ें स्थगित हो गई थी। मैं खुद, मैं अपने को भूल गई थी,
मेरी चेतना यानी मेरे अंदर जो चैतन्य था, मेरे अंदर जो एग्जिस्टेंस की एक अनुभूति थी वो ख़त्म हो गई, और मेरे आसपास क्या कुछ है ये सब कुछ भी मैं भूल गई थी। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, खालीपन था, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे चले जाना। हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनके माध्यम से हम संसार के विषयों का ज्ञान करते हैं, जिसमें त्वचा आती है, नासिका आती है, जिह्वा आती है, आँखें आते हैं, कान आते हैं, ये सभी वो इंद्रियां हैं जिनसे हम इस संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अतीन्द्रिय अनुभव क्या होता है? इनसे भी परे चले जाना। तो अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, उस रोशनी को देखकर मैं अपनी इंद्रियों से भी परे चली गई। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास का मतलब उजाला, सूर्योदय होने वाला है, और शून्य जो एकदम दूर दूर तक अंधेरा अंधेरा और खालीपन लग रहा था, उसमें एक उजाला दिखाई देने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। देखिए, ये जो वाक्य है ये नेपाली भाषा में है, और लेखिका ने किसी नेपाली युवती से ये सीखी थी, तो इसको शब्दतः समझ लीजिए। साना साना का मतलब छोटे छोटे, हाथ जोड़ी हाथ जोड़कर, गर्दहु प्रार्थना करती हूँ प्रार्थना, हामरो जीवन हमारा जीवन, तिमरो कौशेली तिमिर से दूर हो जाए, यानी अच्छाइयों को मिल जाए। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। युमथांग एक जगह है जिसका अर्थ है यहाँ की भाषा में घाटियाँ। ये वैलीज़ देखने जाने वाले हैं। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही उनकी आंख खुली वो बालकनी की तरफ भागी। कारण क्या था? यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ़ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालयन रेंजेस में कंचनजंगा एक विशेष स्थान रखती है, विशेष नाम है। तो इसको देखने के लिए लेखिका तेज़ी से अपनी बालकनी की ओर गई। हिमालय की तीसरे सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा हिमालयन रेंजेस में तीसरे स्थान पर आती है ऊंचाई में। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। मौसम अच्छा था, लगभग खुला था, लेकिन थोड़े थोड़े बादल थे, इसलिए कंचनजंगा उनको दिखाई नहीं दी। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद रहे। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा। बादल कंचनजंगा के आगे आ गए थे, तो कैसा लगा? लेखिका इसके लिए एक उपमा दे रही हैं, जैसे ठाकुर जी भगवान के मंदिर के कपाट दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर खुलते नहीं हैं, समय पर ही खुलते हैं। इसी तरह से आज बादलों के कपाटों के पीछे कंचनजंगा के दर्शन नहीं हुए। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी। बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं दिखाई दी। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम का मतलब तरह तरह के फूल। जब वैली की तरफ कंचनजंगा देखने के लिए पहुंची तो वो तो नहीं दिखाई दी, लेकिन पूरी वैली फूलों से लदी हुई थी, फूलों के बगीचे में आ गई थी, ऐसा अनुभव हुआ उन्हें। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नॉर्गे मुझे बता रहा था। अब ये बता रहे हैं कि गैंगटॉक से युमथांग जाना है तो 149 किलोमीटर की दूरी है ये। युमथांग का अर्थात घाटियाँ हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे कुछ शब्द पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिए इनका अर्थ क्या है। और इनके जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर गाइड भी हैं, तो इसीलिए लिखा है ड्राइवर कम गाइड, यानी ड्राइवर के साथ साथ गाइड भी थे। इनका नाम है जितेन नॉर्गे। वो इनको बता रहे हैं कि आपको रास्ते में खूब घाटियाँ मिलेंगी और फूलों से लदी वादियाँ। वादियाँ भी घाटियों को ही कहते हैं। तो आपको इतनी सारी वादियाँ मिलेंगी जो फूलों से ही लदी रहेंगी। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो, बचकाने का मतलब जैसे बच्चे पूछ लेते हैं क्यूरोसिटी में, ऐसे मैंने क्वेश्चन किया, क्या बर्फ़ मिलेगी वहाँ हमें देखने के लिए? तो उन्होंने कहा आप चलिए तो, चलेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपने सोचा है, जो नहीं सोचा है। जगह जगह गदराए पाइन और धूबी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। गदराए का मतलब घने पेड़,
किसके? पाइन के, चीड़ के वृक्ष और धूपी के वृक्ष। नुकीले इसलिए कहा क्योंकि इनकी पत्तियां नुकीली सी होती हैं। हम आगे जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे या जब विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे तो आपको उसके चित्र दिखाएंगे। तो उनको देखते हुए हम पहाड़ी रास्तों पे बढ़ते चले जा रहे थे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। पताका का मतलब होता है झंडियाँ। बौद्ध धर्म में ये सफ़ेद रंग की पताकाएं लगाई जाती हैं, किसी ध्वज की तरह लहराती। ध्वज यानी झंडा, जैसे झंडा हवा में फहराता है ऐसे ये पताकाएं भी फहरा रही थी। शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे थे। सफ़ेद रंग की हैं इसलिए शांति और अहिंसा का रंग सफ़ेद रंग माना जाता है और उन पर बौद्ध मंत्र लिखे हुए थे। नॉर्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। इन क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें बौद्ध धर्म की मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा जाती हैं। अब ये जो किसी बुद्धिस्ट भिक्षु की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति का तरीका है, उसकी शांति के लिए प्रे करते हैं वहाँ पे लोग, और 108 सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। एक बार लग जाती हैं तो इन्हें कोई उतारता नहीं है। समय के साथ साथ धूप, पानी, बारिश इत्यादि से गल के अपने आप खत्म होती हैं, इन्हें कोई उतारता नहीं है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। अगर कोई शुभ अवसर हो, कुछ नया काम शुरू करता है कोई व्यक्ति, तो ये सफ़ेद ना होकर रंगीन पताकाएं होती हैं। नॉर्गे बोलते जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा धर्मशाला क्षेत्र में रहते हैं। आपको बता दूं कि तिब्बत से तिब्बतियों को चाइना ने जब निकाला था तो वे शरणार्थी थे और भारत ने उनको शरण दी थी, और उसके बाद में वे अधिकांश मात्रा में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में रहते हैं। उनके धर्मगुरु हैं दलाई लामा। तो यहाँ पर क्योंकि बौद्ध धर्म को मानते हैं इसलिए दलाई लामा का चित्र लगभग हर जगह उन्होंने देखा। इनकी जीप में भी ऐसा ही एक तस्वीर लगी हुई है। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। हिचकोले का मतलब है उछलती कूदती, क्योंकि रास्ते में पत्थर हैं। अपनी लुभावनी हंसी यानी मनमोहित करने वाली हंसी को बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम कवि लोंगस्टॉक है। जिस जगह पहुंचे हैं उस जगह का नाम है कवि लोंगस्टॉक। इस पर अक्सर प्रश्न आता है ये यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, ये बता रहे हैं आगे की पंक्तियों में। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। पहली विशेषता क्या है, यहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म में देवानंद और वहीदा रहमान ने अभिनय किया था और बहुत प्रसिद्ध रही अपने समय में ये फिल्म। और दूसरी विशेषता क्या है, तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। अब ज़रा मैंने आपको एक साथ कई पंक्तियाँ पढ़कर सुना दी, वो इसलिए सुनाई हैं क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर दो जनजातियाँ हैं, एक है लेपचा और दूसरी है भूटिया। और ये सिक्किम की जो दोनों जनजातियां, इनके बीच में सुदीर्घ झगड़े चल रहे थे, लंबे समय से झगड़े चल रहे थे। इससे यहाँ शांति वार्ता हुई थी, यानी दोनों में समझौता हुआ था कि अब हमें शांति रखनी चाहिए। उसके लिए एक संधि पत्र पर सिग्नेचर किए गए थे। किन्होंने किए थे? चीज़खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। देखिए, लेपचाओं की तरफ से शोमेन थे और चीज़खे बमसन और कुंजतेक ये भूटिया जाति की तरफ से थे। इन्होंने हस्ताक्षर किए थे और यहाँ पर उसकी यादगार में एक स्मारक है, एक मेमोरियल, एक पत्थर के रूप में लगाया हुआ है, इस यादगार के रूप में कि यहाँ पर ये संधि वार्ता हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या है? नॉर्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बौद्ध धर्म में एक प्रेयर व्हील होता है, शायद आपने कई मोनेस्ट्रीज में भी देखा होगा कि एक सिलेंड्रिकल चक्र सा होता है जो घूमता रहता है, उस पर मंत्र लिखे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसको छूने से, उसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। तो ये प्रेयर व्हील इन्होंने देखा। क्या?
चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक है। लेखिका को क्या अनुभव हुआ कि हमारा जो देश है, चाहे वो प्लेन्स में हो चाहे पहाड़ में हो, हम कितनी ही वैज्ञानिक प्रगतियां कर लें, लेकिन हमारे देश की मूल आत्मा एक सी है, यानी हमारे मूलभूत संस्कार एक से हैं। लोगों की आस्थाएं, आस्था का मतलब होता है विश्वास, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, अवधारणाएं का मतलब कॉन्सेप्ट्स और कल्पनाएं, यानी इमेजिनेशन, सब एक जैसी हैं। यानी हमारे यहाँ चाहे देश के किसी भी भाग में हम पहुँच जाएं, हम मूल रूप से एक ही हैं। यानी पाप और पुण्य की अवधारणाएं भी एक सी हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, और रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। जिस शहर से हम निकले थे वो सब पीछे छूटते जा रहे थे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, तो जो युवतियां वहाँ पर अक्सर स्वेटर बुनती रहती हैं वो पीछे छूटने लगीं। वहाँ पर सामान बहुत अधिक मात्रा में उठाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में एक बार में आदमी सोचता है कि वापस नीचे आना पड़ेगा, इसलिए अधिक से अधिक सामान एक ही समय में ले जाने की कोशिश रहती है। तो वो लोग भी धीरे धीरे कार्टून ढोते हुए जो लोग थे वो बौने होते दिखाई दिए। बौने का मतलब छोटे आकार के होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पीछे छूटते जा रहे थे। वो आंखों से ओझल हो रहे थे, गायब हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। फिर कल्पना की लेखिका ने पीछे छूटते हुए घर छोटे आकार के हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताश से बने हुए घर वहाँ बना रखे हों। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने लगा। अब हिमालय का जो पहाड़, हर पहाड़ दूर से छोटा छोटा दिखाई दे रहा था। अब जैसे जैसे हम उसमें प्रवेश कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये तो बहुत विशाल पर्वत हैं, और अपने पूरे वैभव, पूरे सौंदर्य, पूरी संपदा, पूरी शक्ति के साथ हमारे सामने आने लगा। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, वो कितने दर्शकों ने उसे देखा है आज तक। लाखों 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 दर्शक अभी तक हिमालय को देख चुके हैं। न जाने कितने यात्री आते हैं, तीर्थ की दृष्टि से कई लोग आते हैं। उन सबका काम्य हिमालय, काम्य का मतलब कामना रहती है उनकी हिमालय का दर्शन करने के लिए। पल पल परिवर्तित हिमालय, हर पल बदलता रहता है ये रूप। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। अब जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर चढ़ते गए, लोग कम हो रहे थे, इसलिए वीरान हो रहे थे, सकरे यानी छोटे हो रहे थे, और जलेबी की तरह घुमावदार थे। यानी पहाड़ों में जैसे जैसे हम टॉप पर पहुंचते हैं तो रास्ता जल्दी जल्दी मुड़ता है। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। अब बड़े बड़े पहाड़, विशालकाय पहाड़ दिखाई देने लगे। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। पहाड़ों पर बादल इस कदर छाए हुए थे, उनकी घटाएं इतनी छाई हुई थी कि लगता था कि आकाश से लेके पाताल तक केवल बादल ही बादल हैं। वादियाँ चौड़ी होने लगीं। जब हम पहाड़ों में नीचे उतरने लगे तो वैलीज बड़ी बड़ी होने लगीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। बीच बीच में करिश्मे की तरह, मान लो किसी ने जादू कर रखा हो, बीच में ऐसे रंग बिरंगे फूल दिखने लगे। और वो कैसे दिखाई दे रहे थे? शिद्दत से मुस्कुराते हुए। शिद्दत का मतलब अपना पूरा जोर लगाते हुए, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ चमकते हुए, अपने रंग बिरंगे फूलों के गुच्छों के रूप में वो दिखाई देने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते जा रहे हैं। इतनी अधिक हरियाली थी कि उन कच्चे पक्के रास्तों से होकर जब हम गुजर रहे थे, हमारी जीप चल रही थी, तो लग रहा था कि चारों तरफ छाए पेड़ और रास्ता हरियाली से भरा हुआ। उसमें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे किसी घनी हरी गुफा में से हम हिचकोले खाते हुए गुजर रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। इतनी खुशी हुई सब लोगों को इस सौंदर्य को देखकर कि सारे सैलानी, सारे टूरिस्ट्स झूम झूम कर गाने लगे। ये गाना है बहुत पुरानी फिल्म मधुमती का। इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजंती माला ने अभिनय किया था, तो ये बहुत प्रसिद्ध गाना है उस समय का।
पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। लेखिका की क्या स्थिति थी? वो चुपचाप, बाकी जो उनके साथ के सैलानी थे वो तो गीत गाते हुए जा रहे थे, लेकिन ये स्वयं चुपचाप ऋषियों की तरह से उस सारे दूर दूर तक फैले हुए दृश्य को अपने अंदर भीतर समो लेने में लगी हुई थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर की जो मनस्थिति है वो पिघल रही है। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। मुंडगी निकालने का मतलब है, मुंडगी कहते हैं सिर को, बार बार गाड़ी से सिर को निकाल कर आसमान छूते हुए पर्वतों को देख रही थी। और कभी बीच बीच में जलप्रपात यानी झरने दिखाई दे रहे थे, जो एकदम सफ़ेद और स्वच्छ पानी होने के कारण दूध की धार जैसे दिखाई दे रहे थे। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों पर इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। आपको बता दूं कि यहाँ पर तिस्ता नदी बहती है और उसके जो पत्थर हैं उनके लिए कहा गया चिकने चिकने गुलाबी पत्थर, क्योंकि सफ़ेद से पत्थर हैं वो और उन पर लगातार पानी का प्रभाव पड़ने के कारण चिकनाहट आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी इठला इठला कर, यानी जैसे कोई लड़की हो, कोई स्त्री हो, युवती हो, वो थोड़ी सी घमंड के साथ आगे बह रही हो और उसका पानी चांदी की तरह से चमक रहा था। बनी ठनी तिस्ता नदी, जैसे कोई सजी धजी स्त्री हो, इस तरह से तिस्ता नदी आगे बढ़ रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। ये लोग सिलीगुड़ी से आए थे और सिलीगुड़ी में भी तिस्ता नदी बहती है और वहाँ से ही तिस्ता नदी के साथ साथ इन लोगों का आना हुआ। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा का मतलब एक्सट्रीम पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। इतनी सुंदर नदी, हालांकि लेखिका अलग अलग स्थानों पे गई हैं, लेकिन इन्हें अनुभव हुआ कि इतनी सुंदर नदी कहीं और नहीं है। मैं रोमांचित थी। रोमांचित होने का मतलब है रोंगटे खड़े हो जाना। पुलकित थी। पुलक भी रोमांच को ही कहते हैं। शरीर पे जो बारीक बारीक बाल होते हैं हर मनुष्य के, उनको पुलक या रोमांच कहते हैं या रोंगटे कहते हैं। चिड़िया की पंखों की तरह हल्की थी। ऐसा हल्का अनुभव हो रहा था क्योंकि वहाँ का पूरा दृश्य ही ऐसा मनमोहक था कि उसमें लेखिका अपने सब कुछ, विषाद, दुख, कष्ट, सब कुछ भूल गई थी और केवल प्रकृति के उस आनंद में अपने आप को पूरी तरह से हल्का महसूस कर रही थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। मेरे नगपति मेरे विशाल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दिनकर जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। उसका स्मरण किया लेखिका ने और हिमालय को सलाम दिया, यानी उनको प्रणाम किया। वहाँ पर जीप रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। क्यों रुकी थी गाड़ी? क्योंकि वहाँ पर एक झरना था जो शिखरों के भी शिखर से, यानी अनेक शिखरों से होता हुआ आ रहा था वहाँ पर। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल असल में 7 धाराओं में बहने वाला वाटरफॉल है, झरना है। फ्लैश चमकने लगे, यानी लोग अपनी अपनी कैमरे से फ़ोटोज़ लेने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। जितने भी टूरिस्ट थे वो इतने सुंदर इन क्षणों को, लम्हे का मतलब क्षण, उनकी रंगत को, उसकी ब्यूटी को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। मशगूल का मतलब उसमें बिजी हो गए। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। बाकी लोग तो सब फोटो लेने में लगे हुए थे, लेकिन मेरी क्या स्थिति थी? जैसे कोई अभिशप्त राजकुमारी हो। अभिशप्त का मतलब जैसे शाप किसी को मिल गया हो। हम पौराणिक कहानियों में सुनते हैं कि किसी को किसी जन्म में कोई शाप मिला और नए जन्म में वो कोई राजकुमारी बनी और बाद में उस शाप का शमन हुआ। ऐसे मुझे अनुभव हो रहा था कि मैं भी किसी शापग्रस्त राजकुमारी की तरह से हूँ। इसलिए शायद पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण मैं यहाँ पर एक राजकुमारी के रूप में जन्मी हूँ। आदिम युग की, आदिम युग का मतलब होता है वो युग जब मानव सभ्यता शुरू ही हुई थी। आदिम का मतलब सबसे शुरू का युग। तो ऐसी एक राजकुमारी के रूप में मुझे लग रहा था। मैं वहाँ झरने के बीच में जो बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें पड़ी थी उनमें से किसी एक पे बैठ गई और वहाँ पर झरने का जो जल का संगीत था उसको सुनने लगी और उसी में मुझे आत्मा का संगीत सुनाई देने लगा।
यानी मैं उस प्रकृति के साथ, उसके सौंदर्य के साथ, उसके संगीत के साथ एकाकार हो गई, एक रस हो गई। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर ही भीग गई। पानी में जैसे ही मैंने पैर डुबोए, ऐसा लगा जैसे अंदर तक आत्मा भी भीग गई हो। मन काव्यमय हो उठा, मन से जैसे कविता निकली हो। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। मुझे अनुभव हुआ कि जीवन का या प्रकृति का सत्य क्या है, सच्चा सौंदर्य क्या है। वहाँ तक आत्मा उस दिन पहुँच गई। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। उस झरने को देखकर, वो झरना किसका प्रतीक है? जीवन की अनंतता का प्रतीक। जैसे जीवन निरंतर चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता, इसी तरह से इस झरने का भी कोई अंत नहीं था। लगातार जल उसमें बहे चला जा रहा था। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हुआ। उस दिन मुझे पता चला कि जीवन कितना शक्तिशाली है। जीवन निरंतर चलता रहता है। इस संसार में जीवन का क्या महत्व है। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। मुझे उस जलधारा को बहते देखकर ऐसा लगा जैसे उस जल की धारा के साथ में मैं भी बह रही हूँ। और ये जो धारा है कैसी है? देश और काल की सरहदों से दूर बहती हुई। देश और काल, हम जो मनुष्य हैं, हम इस प्रकृति को, इस धरती को, इसके जो सारे देश हैं उनको आपस में बांट देते हैं, सीमाबद्ध कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ईश्वर ने कहीं पर कोई सीमा रेखा नहीं बनाई। काल की भी उसने कोई सीमा रेखा नहीं बनाई। लगातार समय भी चलता रहता है। तो देश और काल की सरहदों से दूर बहती, ये जो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, ये इन देश और काल की सीमाओं से परे हैं। सरहद का मतलब होता है सीमा। तो जिस तरह से सारी सीमाओं को तोड़कर सभी जलधाराएं, सभी नदियाँ, यह समुद्र बहता रहता है लगातार, उसी तरह से मैं भी जैसे इनके साथ बह रही हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। तामसिकता का मतलब होता है, तमस गुण कहते हैं, जिसमें आलस्य या दुष्ट भाव आते, बुरे भाव आते हैं मन के अंदर। कालिमा आती है, कलुष्य आता है। तो तामसिकताएं यानी मन की जितनी भी कालिमाएँ थीं, जितनी भी बुरे भाव थे, वो और दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं इस निर्मल जलधारा के साथ बह गई। क्योंकि जल इतना निर्मल था, उसने मेरी आत्मा को भी निर्मल कर दिया। उसके अंदर जितनी भी बुराई थी, मानो वो अपने साथ बहा कर ले गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं। जैसे जलधारा बह रही थी, मैं भी इसके साथ बहती रहूं। मैं उस समय सब कुछ भूल गई, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। ठेलने का मतलब है मुझे आगे बढ़ने के लिए कहने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। उसको लगा कि जो मधुकांकरियाँ हैं वो झरने के इस सौंदर्य को देखकर यहीं रुक जाना चाहती हैं, इसलिए उसने उनको प्रेरणा दी कि आप खड़ी होइए, क्योंकि आपको इससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर नज़ारे, इससे भी सुंदर दृश्य आगे मिलने वाले हैं। अनमनी सी मैं उठी। अनमनी का मतलब बिना मन के मैं उठी। मेरा मन नहीं था वहाँ से उठने का। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर। आगे जैसे ही बढ़े तो सचमुच ऐसे ही अनोखे नज़ारे दिखाई देने लगे, जिनसे आँखों को भी सुख मिलता था और आत्मा को भी सुख मिलता था। अलग अलग रंग के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जहाँ बहुत अधिक ग्रीनरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उन पर्वतों ने मोटा हरा कालीन ओढ़ा हुआ है। कहीं पर हल्का हरा, हल्का पीला सा वेजिटेशन या पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। और कहीं जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, ऐसे पर्वतों पर ऐसा लग रहा था जैसे दीवार से पलस्तर उखड़ जाता है। उधड़ा हुआ सा मिट्टी और चट्टान का स्वरूप वहाँ दिखाई दे रहा था, पथरीला दिखाई दे रहा था। और ये सब दिखते दिखते अचानक कभी कभी ऐसा दृश्य सामने आता कि सब कुछ छूमंतर, सब कुछ गायब हो जाता, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो।
जादू की छड़ी घुमाते ही जैसे जादूगर 1 मिनट में दृश्य बदल देता है। पहले कुछ दृश्य होता है, दूसरे समय में दूसरा दृश्य होता है। तो उसी तरह से जो सामने खड़े पर्वत दिखाई देते थे कभी, वो अचानक गायब हो जाते थे। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। क्या हो जाता था परिवर्तन? पल भर में आगे बादल आ जाते थे और लगता था यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ दिखाई दे रहा था वो सब गायब हो गया है। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देख रही थी। चित्रलिखित का मतलब होता है जैसे चित्र में बना हुआ कोई व्यक्ति होता है और वो बिल्कुल स्टिल होता है, उसी तरह से मैं हो गई थी। माया और छाया का ये खेल, माया और छाया का मतलब है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, अचानक कोई दृश्य आ जाता है, कोई गायब हो जाता है, और साथ ही साथ बादलों की छाया चल रही थी और हरियाली की छाया दिखाई दे रही थी। तो इस अनोखे खेल को मैं भर भर आंखें देख रही थी। अब भर भर आंखें देखने का मतलब है ऐसा लग रहा था जैसे जितनी भी बड़ी आंखें हैं उनमें ये सारे दृश्य समा जाएं। प्रकृति मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। सयानी बनाने का मतलब जैसे प्रकृति मुझे आज सीख दे रही थी, समझा रही थी, समझदार बना रही थी और जीवन के रहस्यों का उद्घाटन कर रही थी। जिंदगी के जो रहस्य हैं उनका उद्घाटन करने का मतलब उनको खोलने पर लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज प्रकृति के सारे रहस्य मेरे सामने खुल जाएंगे। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी, जो बादलों की धुंध की एक लेयर बनी हुई थी वो साफ होने लगी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, यानी कि वहाँ पर पहाड़ की आकृति अलग से नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि काले काले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जैसे ही हम उनके पास पहुँचते थे तब उनका दिव्य आकार देखने को मिलता था। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी थी, चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग हो जैसे ऐसा दिखाई दे रहा था। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, यानी नज़रें जहाँ तक भी दूर दूर तक जा सकती थी, हर तरफ सौंदर्य था। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते, यानी अपना सारा सौंदर्य वो इस सृष्टि पर लुटा देना चाहते हैं, इस प्रकृति पर लुटा देना चाहते हैं। कौन कौन है? पर्वत हैं, झरने हैं, फूल हैं, घाटियां हैं, वादियां हैं। इनके इतने सुंदर दृश्य हैं और वे अपना सब कुछ इस प्रकृति पर लुटा देना चाहते हैं। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। अब यहाँ पर एक उन्होंने बोर्ड देखा जिस पर लिखा था थिंक ग्रीन। तो ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रकृति अपना इतना सौंदर्य लुटा रही है, वहाँ पर मनुष्य ने हमें ये कहने को मजबूर कर दिया है कि हमें हरियाली के लिए सोचना चाहिए। यानी हम इस हरियाली को ही विनष्ट करने में लगे हुए हैं। जो प्रकृति हमें इतना सब कुछ देती है, हम उसका ही विनाश करने में लगे हुए हैं। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। एक साथ इसी ब्रह्मांड में एक ही क्षण में कितना कुछ चलता है यहाँ पर देखने को मिलता है। सतत प्रवहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी। एक तरफ झरने लगातार बह रहे हैं, सतत का मतलब लगातार, प्रवहमान यानी बहते हुए, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी बह रही है। सामने उठती धुंध, वो भी उसी समय उठ रही है। ऊपर मंडराते आवारा बादल भी अपने आकाश में चारों तरफ फैले हुए हैं, घूम रहे हैं। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, और धीमी धीमी हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं। ये दो प्रकार के फूल वहाँ मिलते हैं, प्रियुता और रोडोडेंड्रो। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए, सबकी अपनी अपनी तान है, लेकिन सभी एक साथ एक ही पल में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। चरैवेति वेद वाक्य है, चलते रहो। और प्रकृति की हर तत्व से यही समझ में आता है कि हर प्रकृति का तत्व लगातार कार्यरत है, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। उस सारे प्रकृति के विस्तार में हमारा वजूद, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो तिनके के समान है। हम आए हैं, कुछ क्षण रहकर आगे बह जाएंगे, लेकिन यह प्रकृति निरंतर चलती रहेगी। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। आज मुझे समझ में आया कि लगातार जब चलते रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तभी इस प्रकृति में सौंदर्य रहता है।
संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखाएं मिट गई थी। संपूर्णता, कंप्लीटनेस का अनुभव हो रहा था लेखिका को, और मन इस चारों ओर बिखरे हुए इस सौंदर्य को देखकर इस कदर एकात्म हो गया था। एकात्म का मतलब प्रकृति में ऐसा खो गया था कि ऐसा अनुभव ही नहीं हो रहा था कि मैं अलग से कुछ हूँ, और भीतर बाहर की रेखाएं मिट गईं। यानी मनुष्य का जो ये शरीर है, इसकी जो बाहरी रेखा है, जैसे वो समा गई हो उस प्रकृति के अंदर, और मुझ में और उस प्रकृति में कोई अंतर ना रह गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा था। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। आत्मा के अंदर जितने भी क्षेत्रों से, जितने भी ओर से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो सब कुछ प्राप्त हो रहा था। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर का साक्षात्कार आज मुझे हो रहा है। सुबह सीखी प्रार्थना, फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, जिससे पाठ शुरू हुआ था कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। मैं इन भावों में खोई हुई थी, लेकिन ये जो इंद्रियों से परे का संसार था, जहाँ पर मेरी यह अनुभूति हो रही थी कि मेरा ये शरीर इस प्रकृति में समा गया है, अलग से मैं कुछ नहीं हूँ, वो सब कुछ खंड खंड हो गया, वो सब कुछ बिखर गया, टूट गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। वो जो महान भाव इस समय अनुभव हो रहा था, वो कैसे टूट गया? अचानक एक बाधा आ गई और वो इस तरह से लगा मुझे टूटता हुआ, जैसे किसी ने सूखी टहनी, सूखी शाखा तोड़ दी हो। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। दरअसल यानी असल में, मंत्रमुग्ध यानी मोहित सी हुई हुई, जैसे मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो, ऐसी मैं तंद्रिल अवस्था में। तंद्रिल का मतलब होता है जब हल्की हल्की नींद सी आती है, थोड़ी बेहोशी सी नींद की होती है, ऐसी अवस्था में, यानी बिल्कुल खो गई थी मैं उस समय, और मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ हूँ। मैं चलते चलते थोड़ी दूर आगे निकल आई कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगता है, उसी तरह से पैर मेरे अचानक रुक गए, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। कैसा लगा मुझे कि समाधि में लीन है कोई नृत्यांगना, खोई हुई, आत्मलीन अपने में खोई हुई है, और उसका जैसे पैर का कोई घुंघरू टूट जाए तो वो नृत्य करते करते अचानक रुक जाती है। ऐसा ही अनुभव हुआ मुझे। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। मुझे अचानक क्या दिखाई दिया? ये जो अद्वितीय सौंदर्य है प्रकृति का, इतना दूसरा सौंदर्य मैंने कहीं देखा ही नहीं। उससे एकदम निरपेक्ष होकर वहाँ पर कुछ पहाड़ी औरतें बैठी हैं। निरपेक्ष का मतलब उनको इग्नोर करके या उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए, ये जो प्रकृति के इतने सुंदर दृश्य हैं, इनसे मुंह मोड़कर वो अपने कामों में लगी हुई हैं। क्या कर रही हैं? वो पत्थर तोड़ रही हैं। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। उनके हाथ कैसे हैं? कोमल हैं। कैसे कोमल हैं? लेखिका ने उपमा दी है, जैसे आटे को गूंथ लेते हैं तो वो एकदम कोमल, गोरा और मुलायम होता है, इसी तरह से उनके हाथ थे। लेकिन उनके हाथों में काम करने के लिए क्या था? कुदाल और हथौड़े। ये कुछ औजार होते हैं, ये सड़क वगैरह बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं लोग। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपनी पीठ पर एक टोकरी बांधे हुए हैं, उसका नाम है डोको। उसमें अक्सर वो अपने घर से अपने बच्चों को बिठा लाती हैं, क्योंकि वो बच्चों को पीछे छोड़कर नहीं आ सकती। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी। वो खुदाई कर रही थी और कुदाल मार मार के ज़मीन पर उसका प्रहार कर रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। अब यहाँ पर देखिए आप, दो तरह की एक्सट्रीम्स दिखाई हैं लेखिका ने। एक तरफ तो स्वर्गीय सौंदर्य है प्रकृति का, जहाँ पे नदी है, फूल है, घाटियाँ हैं, झरने हैं, और दूसरी तरफ गरीबी के कारण यहाँ पर भूख, मौत। मौत इसलिए क्योंकि सड़क बनाने वाले हमेशा मौत के डर में रहते हैं, कभी भी इनके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। दैन्य का मतलब दीनता का भाव, यानी इनके पास में अमीरी नहीं है, इनको झुकना पड़ता है, अपना स्वाभिमान त्याग कर काम करना पड़ता है, और जिंदा रहने की जंग। किसी भी तरह से जिंदा रहें, हमारा अस्तित्व रहे, हमारा एग्जिस्टेंस रहे, इसके लिए ये रोज़ जंग करते हैं, जैसे युद्ध लड़ते हैं।
मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। एक तरफ तो माँ का कर्तव्य निभा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लाई हुई हैं वो औरतें, और दूसरी तरफ मेहनत कर रही हैं। दोनों ही भूमिकाएं साथ साथ निभा रही हैं। वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा मैंने, ये क्या हो रहा है? वहाँ पर ये जो पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाते हैं, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसी को संक्षेप में कहा जाता है BRO। वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सड़क बनवा रही है। तो उसके कर्मचारी को लेखिका ने देखा और उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। ये जो कर्मचारी जिससे इन्होंने पूछा था, उसे थोड़ा मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उसे लगा कि ये शहरी लोग हैं, ये क्या जाने कि इन सड़कों को बनाना कितना मुश्किल काम है, इसलिए उसने मजाक सा किया। उसने कहा कि आप अपने आप को ये समझते कि हम बड़े बड़े हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, लेकिन असल में ये पहाड़ी ने उन सड़कों को बनाती हैं, इसी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हिमालय तक पहुंचना या हिमालय के शिखरों को देखना आप लोगों के लिए संभव नहीं है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये, मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं उस कर्मचारी से उन्होंने कहा, और उनके मुंह से ये बात अकस्मात अचानक निकली। वह संजीदा हो गया, सीरियस हो गया। अब उसे लगा कि ये ऐसे ही मजाक में या चुहलबाजी करने वाले टूरिस्ट के लोगों के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो ये शायद सीरियसली इस बात को सुनेंगी, इसलिए वो सीरियस होकर संजीदा होकर बोला, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। उसने क्या कहा कि एक व्यक्ति मर भी गया था। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, बड़ा मुश्किल से होने वाला कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। उसने प्रक्रिया बताई कि डायनामाइट लगा के बड़े बड़े चट्टानों को पहले हम तोड़ते हैं, फिर जब वो छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती है तब सारे पत्थरों को एक साथ एक आकार में लाने की कोशिश की जाती है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। उन छोटे पत्थरों को जो टुकड़े टुकड़े होकर चट्टानों से निकले हैं उनको एक बड़े से जाल में लगाया जाता है, एक लंबी पट्टी की तरह बनाया जाता है, और जहाँ पर भी छोटे रास्ते होते हैं वहाँ पर उस रास्ते को बड़ा करने के लिए जोड़ दिया जाता है और उस पर सड़क बना दी जाती है। ज़रा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी कि हल्की सी भी गलती हुई और सीधे घाटियों में मृत्यु के लिए जाना पड़ेगा। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, यानी मौत को भी झूठा साबित कर दिया। आदमी ने मौत को भी जीत लिया। इन सड़क बनाने वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस कदर हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने मौत को भी झूठा साबित कर दिया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। जैसे हम टीवी में चैनल बदल देते हैं, ऐसे ही मन का चैनल भी कई बार बदल जाता है। हम जो सोच रहे होते हैं उससे एकदम विपरीत कुछ और नई चीज़ सोचने लग जाते हैं। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुलमा के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ उन्हें ध्यान आई। ये क्योंकि पलामू और गुलमा के जंगलों में गई थी। पलामू और गुलमा कहाँ हैं और यहाँ के जंगल किस प्रकार के हैं, इसके विषय में आपको बताएंगे आगे चलकर। और यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो आदिवासी औरतें अपने बच्चों को कपड़े से पीठ पर बांध लेती हैं और पत्ते इकट्ठे करती हैं। पत्तों की तलाश में वो जगह जगह घूमती हैं जंगलों में। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे। वहाँ पर वो आदिवासी युवतियाँ, क्योंकि जंगल जंगल भटकती हैं, नंगे पाँव घूमती हैं, इसलिए उनके पाँव में तरह तरह के कांटे वगैरह लग जाते हैं और पाँव सूज जाते हैं। इसी तरह से जो पहाड़ी औरतें हैं लगातार कुदाल और हथौड़े से काम करती हैं, तो इनके हाथों में भी निशान पड़ जाते हैं, गांठ सी पड़ जाती है, उसको ठाठे कहते हैं। लगभग वही कहानी जो आदिवासी युवतियों की है यहाँ पर इन पहाड़ियों की है। दोनों ही गरीबी के कारण ये करते हैं कि क्या कह रहे हैं दोनों ही कहानियाँ कि आम जिंदगी
आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। आम आदमी जो गरीब आदमी है वो एक जैसा ही दुख पाता है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। ये कहानी कह रहे हैं कि मलाई एक तरफ चली जाती है, जैसे दूध में मलाई होती है और मलाई दूध का सबसे अधिक शक्तिशाली भाग या सबसे अधिक श्रेष्ठ भाग होता है, इसी प्रकार ये मलाई किसकी तरफ जाती है? अमीरों की तरफ चली जाती है। गरीबों को क्या मिलता है बदले में? आंसू, अभाव, अभाव यानी ज़िंदगी में कमियां, यातना यानी कष्ट, वंचना यानी धोखा, ये सब मिलता है जो गरीबों के नसीब में होता है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। जब ये ऐसा सोच रही थी तो इनकी जो सहयात्री हैं, यानी इनके साथ जो यात्रा कर रही हैं, एक महिला हैं जिनका नाम मणि है और जितेन नॉर्गे जो इनके गाइड हैं, वो दोनों ही इनको खोजते खोजते आ गए। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। गमगीन का मतलब दुख में डूबे हुए देखकर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे देश की आम जनता है। आम दृश्य आप यहाँ पर ऐसा देख लेंगे, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। वो जानता है कि लोग आएंगे, लोग इन लोगों को देखेंगे, लेकिन सब लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप पर क्यों पड़े? आप तो केवल पहाड़ की सुंदरता देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। आप शहरों से आए हैं तो पहाड़ों का सौंदर्य देखने आए हैं। इन लोगों के परेशानी से आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। यहाँ पे लेखिका ने का कहना है कि ये आम जनता जो है, इसे आम जनता कहकर हम उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए या हमें उसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं करना चाहिए। असल में वो जीवन के प्रति संतुलन जगाती, संतुलन का मतलब एक बैलेंस जगाती है। अमीर हैं तो समाज में, अगर गरीब नहीं है तो समाज में बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए दरअसल ये आम जनता, ये गरीब जनता जो जिसको हम सामान्य मानकर रह जाते हैं, असल में वो हमारी सोसाइटी में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। ये बेस्ट एट रिपेइंग हैं। बेस्ट एट रिपेइंग का मतलब है सबसे बढ़िया है रिपे करने में। रिपे का मतलब होता है किसी ने अगर किसी को कुछ दिया तो बदले में जो वो लौटाता है वो रिपे करना कहलाता है। ये जो जनता है, ये गरीब लोग सबसे अच्छे हैं रीपे करने में, यानी इनको जितनी भी तनख्वाह मिलती है, जितनी भी मेहनताना मिलता है, उसके बदले में कितना कुछ देते हैं हमें, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने, इन्होंने क्या आखिर पैसा ले लिया? सड़क बनाने वाले मजदूरों को कितना पैसा दे देगी सरकार या समाज, लेकिन बदले में वो हमें कितना कुछ लौटाते हैं। ऐसी सड़कें बनाते हैं जिन पर लाखों लाखों लोग यात्रा करते हैं। इन्होंने मन ही मन सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा। अचानक ये जीप की तरफ जब चली तो श्रम सुंदरियां यानी वो औरतें जो मेहनत कर रही थीं, वो मजदूरनें जो थीं, वो किसी बात पर बहुत ज़ोर से हंसी और खुशी मिली। इनको लगा कि इनके जीवन में भी प्रसन्नता है। वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। खंडहर होता है टूटा फूटा कोई महल या इमारत, और जो मन मेरा टूट रहा था दुख से, उनके कष्ट को देखकर, वो जैसे ताजमहल में परिवर्तित हो गया। एक सुंदर भवन, एक सुंदर महल बन गया। प्रिय छात्रों, हम यहाँ पर ही एक विराम लेंगे क्योंकि आपकी पुस्तक कृतिका में यहाँ पर आपके पाठ का पहला खंड समाप्त होता है और ये जो अगला पैराग्राफ है, हम प्रथम भाग के अगले चरण में या अगले खंड में इसका समावेश करेंगे और आपको इसके विषय में विस्तार से बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर से याद दिला दूँ, राजहंस पाठशाला को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।